नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। लखनऊ से बड़ी खबर है जहां सीएसआई स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन और सीएम योगी आदित्यनाथ इसमें शामिल। और लखनऊ में स्टार्टअप का संगम देखने को मिला जहां स्टार्टअप को मिलेगा नया मंच, नवाचार बढ़ाने का बेहतरीन अवसर। सीएसआईआर और एनबीआरआई में स्टार्टअप कॉन्क्लेव, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जहां और इसके साथ स्टार्टअप जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल और आयोजन किया गया है कॉन्क्लेव का, जिससे बता दें कि नया संगम देखने को मिलेगा और नवाचार को बता दें कि अवसर प्रदान होते हुए नजर आएंगे। सबकी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जहां नया मंच प्रदान होगा और इसके साथ ही बता दें कि नवाचार को बढ़ाने का अवसर भी प्रदान हुआ है। लखनऊ में सीएसआईआर स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन, सीएम योगी आदित्यनाथ इसमें शामिल होंगे और इसके साथ ही लखनऊ में स्टार्टअप का संगम देखने को मिलेगा जहां स्टार्टअप को मिलेगा नया मंच। नोएडा के सेक्टर 14 स्थित गौशाला का राज्य स्तरीय समीक्षा के तहत उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि गौशाला में गायों की अच्छी देखभाल हो रही है और पूरी टीम ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन कर रही है। ब्रजेश पाठक ने गौशाला की अर्थव्यवस्था की सराहना की और कहा कि इस तरह की देखभाल में जानवरों का कल्याण सुनिश्चित होता है। उन्होंने भविष्य में भी गौशाला के बेहतर संचालन पर जोर दिया। समीक्षा बैठक भी है, स्थलीय निरीक्षण भी है। तो आज हमने सेक्टर 14 में गो आश्रय केंद्र का निरीक्षण किया है और गौएं बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पर रह रही हैं, उनकी सेवा हो रही है। कुछ सुधार के हमने निर्देश दिए हैं। माननीय सांसद जी हमारे साथ हैं, आदरणीय महेश शर्मा जी, हमारे अध्यक्ष जी, सब लोग, पूरी टीम है और सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, सुधार की हमेशा गुंजाइश रहती है और भी बेहतर सुविधाएं मिलें गौ माता को, इसके लिए हम लोगों ने रिक्वेस्ट। उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्ण ने अपने बता दें कि अपराध जांच प्रक्रिया को और भी अधिक पारदर्शी और वैज्ञानिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए क्राइम सीन मैनेजमेंट और फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। यह एसओपी विशेष रूप से हत्या, बलात्कार, पॉक्सो, आतंकवाद और एनडीपीसी जैसे गंभीर अपराधों पर लागू होगी। इस एसओपी के तहत पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है। डीजीपी ने साफ निर्देश दिए हैं कि इसका सख्ती से पालन किया जाए और लापरवाही बरतने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। और इसके साथ ही बता दें कि क्राइम सीन मैनेजमेंट के निर्देश दिए गए हैं। डीजीपी ने एसओपी जारी किया है जहां सबको इसका पालन करना होगा। और इसके साथ ही बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपराध जांच की और अधिक वैज्ञानिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। डीजीपी राजीव कृष्ण ने राजधानी लखनऊ में क्राइम सीन मैनेजमेंट और फॉरेंसिक साक्ष्य संकल्प के लिए नई एसओपी जारी की है। इस एसओपी को विशेष रूप से हत्या, दुष्कर्म, पॉक्सो और आतंकवाद जैसे गंभीर मामलों के लिए तैयार किया गया है और नई प्रक्रिया के तहत अपराध स्थल को बता दें कि सुनिश्चित किया जाएगा। और इसके साथ ही बता दें कि यह एसओपी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा के प्रावधानों को लागू तकनीकी शाखा सेवा के निर्देश में राजधानी स्थित विश्वविद्यालय विज्ञान प्रयोगशाला ने इसे तैयार किया है। इसी खबर पर रुक करेंगे हमारे संवाददाता अमन प्रधान का। अमन, क्या कुछ जानकारी है और क्या बड़ा बदलाव इस एसओपी के जरिए देखने को मिलेगा? और इसके साथ ही बता दें कि विशेष रूप से हत्या, दुष्कर्म और इसे हर स्तर के पुलिस अधिकारियों की भूमिका और जिम्मेदारी साफ तय की गई है। मुकदमा दर्ज होने के बाद थाना प्रभारी सुनिश्चित करेंगे कि फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचे और साक्ष्य संकल्प की किसी तरह की भी चूक ना हो। नई एसओपी खास तौर पर उन अपराधों पर केंद्रित है जिनमें 7 साल से ज्यादा सजा का प्रावधान है। हत्या, दुष्कर्म, यौन अपराध, आतंकवाद और संगठित अपराध जैसे मामलों में अब पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी होगी कि मौके को तुरंत सुनिश्चित किया जाए।
डीजीपी ने साफ किया है कि अपराध की शुरुआती जांच में लापरवाही से केस कमजोर हो जाता है और दोषी छूट जाते हैं। ऐसे में हर अधिकारी को एसओपी का पालन करना ही होगा। डीजीपी ने अधिकारियों को साफ संदेश दिया है कि एसओपी के पालन में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। थाना स्तर से लेकर उच्च अधिकारियों तक हर अधिकारी की जिम्मेदारी तय की गई है। यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो संबंधित अधिकारी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही बता दें कि इस एसओपी के जरिए पुलिस कार्यप्रणाली में जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाने पर जोर दिया गया है। फॉरेंसिक सबूत आज अपराध जांच की रीढ़ बन चुके हैं और इसके साथ ही बता दें कि वीडियोग्राफी से ही कोर्ट में मौजूद चार्जशीट पेश की जा सकती है। एसओपी का मकसद है कि अपराधियों को तकनीकी और वैज्ञानिक सबूतों के आधार पर सजा दिलाई जाएगी। वजह है कि हर जिले में फॉरेंसिक टीम की भूमिका को और भी ज्यादा बढ़ाया जाए, जिसके तहत बता दें कि एसओपी जारी की गई है और इस एसओपी से आम जनता को भी राहत मिलेगी, क्योंकि अपराधों की जांच में पारदर्शिता बढ़ेगी और पीड़ित पक्ष को न्याय मिलने की उम्मीद और भी मजबूत होगी। इसके साथ ही बता दें कि पीड़ित पक्ष को न्याय मिलने की उम्मीद और भी ज्यादा मजबूत होगी और डीजीपी राजीव कृष्ण के निर्देशों ने साफ कर दिया है कि अपराध स्थल पर पुलिस की पहली जिम्मेदारी अब सिर्फ एफआईआर दर्ज करना नहीं, बल्कि वैज्ञानिक ढंग से सबूत जुटाना भी होगा। एक बार फिर से रुक करेंगे हमारे संवाददाता अमन प्रधान का। अमन, क्या कुछ जानकारी है और इस एसओपी के जारी होने के बाद क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे? अमन, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में एक एसओपी की जो प्रक्रिया है वो आज शुरू होगी, जिसमें जो सभी जो कोतवाल स्तर के जितने भी अधिकारी हैं वो अपनी अपनी जो क्राइम टीम है जहां पर गठित उस क्राइम टीम को सुनिश्चित करेंगे कि वहां पर किसी भी तरीके की ठीक है अमन, आपकी और दोबारा जुड़ेंगे हम, कुछ तकनीकी कारण है। और इसके साथ ही बता दें कि एसओपी जारी और अब इनका पालन करना अनिवार्य होगा और इसके साथ ही अगर कोई भी इसका पालन करता हुआ नजर नहीं आएगा तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इससे बता दें कि कानून व्यवस्था में और भी ज्यादा पारदर्शिता इससे देखने को मिलेगी और इसके साथ ही जो न्याय पक्ष होगा उनको और भी ज्यादा मजबूत प्रक्रिया और भरोसा अब उनको देखने को मिलेगा। और इसके साथ ही बता दें कि एसओपी जारी की गई है जहां और डीजीपी राजीव कृष्ण के निर्देशों ने साफ कर दिया है कि अपराध स्थल पर पुलिस की पहली जिम्मेदारी अब सिर्फ एफआईआर दर्ज करना नहीं होगा, बल्कि वैज्ञानिक ढंग से सबूत जुटाना भी होगा। और आने वाले दिनों में एसओपी न केवल पुलिस की कार्यप्रणाली बदलेगी, बल्कि अपराधों को भी सजा दिलाने की राह भी आसान बनाएगी। और इसके साथ ही बता दें कि अब प्रक्रिया से जनता का पुलिस पर विश्वास और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। कानून व्यवस्था में और भी ज्यादा पारदर्शिता देखने को मिलेगी और इस एसओपी ने आम जनता को भी राहत मिलेगी, क्योंकि अपराधों की जांच में पारदर्शिता बढ़ेगी। पीड़ित पक्ष को न्याय मिलने की उम्मीद अब और भी मजबूत होती जा रही है। और डीजीपी ने यह भी कहा है कि प्रक्रिया से जनता का पुलिस पर विश्वास बढ़ेगा और अधिकारी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी अगर इसका पालन नहीं होगा। और इस एसओपी के जरिए पुलिस कार्यप्रणाली में जवाबदेही होगी। अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद वाराणसी पहुंचे और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने पाकिस्तान से मैच खेलने को सही नहीं बताया और कहा कि हमारे खिलाड़ियों ने देश का सम्मान बढ़ाया है। और अवधेश ने बता दें कि सेना और अग्निवीर योजना का समर्थन करते हुए कहा कि सेवा का सम्मान बढ़ाया जा रहा है। और विदेश नीति को फेल बताते हुए उन्होंने पड़ोसी देशों से बेहतर रिश्ते बनाने पर जोर दिया और राम वृद्धाचार्य के मुस्लिम महिलाओं पर दिए गए बयान की निंदा करते हुए महिलाओं के प्रति सम्मान व्यक्त किया। और महिलाओं का हमेशा आदर सम्मान हुआ है। यत् नार्यास पूजन्ते नमन्ते तत् देवता। महिलाओं का आदर सम्मान हमेशा रहा है। ये सीता सावित्री देश है, हम सभी महिलाओं का आदर सम्मान करते हैं। जी, लेकिन राम भद्राचार्य जी कह रहे हैं कि इस्लाम में महिलाओं को यूज एंड थ्रो जैसा व्यवहार किया जाता है, महिलाओं से 25 बच्चे पैदा किए जाते हैं, छोड़ दिया जाता है। ये उनकी मानसिकता है, उनकी घटिया सोच है। हमें इस पर कुछ कमेंट नहीं करना। महिलाएं
महिलाएं हमारी माँ हैं और महिलाओं का हमेशा आदर सम्मान हुआ है। यत्र नार्यास् पूजन्ते रमन्ते तत् देवता। महिलाओं का आदर सम्मान हमेशा रहा है। ये सीता सावित्री देश है, हम सभी महिलाओं का आदर सम्मान करते हैं। सांसद जी, लेकिन राम भद्राचार्य जी कह रहे हैं कि इस्लाम में महिलाओं को यूज एंड थ्रू जैसा व्यवहार किया जाता है, महिलाओं से 25 बच्चे पैदा किए जाते हैं, छोड़ दिया जाता है। ये उनकी मानसिकता है, उनकी घटिया सोच है। हमें इस पर कुछ कमेंट नहीं करना। हमीरपुर जिला कारागार में बंदी की मौत के बाद हंगामा हो गया। परिजनों ने जेल प्रशासन पर मारपीट का आरोप लगाते हुए जेल गेट के बाहर जाम लगा दिया। परिवार का कहना है कि बंदी की तबीयत बिगड़ने की जानकारी नहीं दी गई और इलाज में लापरवाही बरती गई। बंदी को 11 सितंबर को बता दें कि SC/ST एक्ट में जेल भेजा गया था। मौके पर पहुंचे सदर विधायक ने जाँच का आश्वासन देकर जाम खुलवाया। परिजन कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं। क्या हो गया? लोगों ने मेरे पति को मार डाला। किन लोगों ने? विरासत को हाजिर हुए हैं। सब लोग को मैं अच्छा खासा मिल के छोड़ के यहाँ गई हूँ। शनिवार को सुबह भी मारते, शनिवार को शाम में एक भाई यही से छूट के गया। उसने मुझे बताया दीदी जीजा की तबीयत खराब है, मिलाओ। मैं संडे को आने को सोच रही थी कि आ जाऊंगी, पर संडे को मिलाई नहीं हुई है। शनिवार सुबह से पूरी दिन पूरी रात, संडे का पूरा दिन इन लोगों ने 3 बजे खबर दी है, वो भी क्या कि मिट्टी ले जाओ। मैं जिंदा हालत में उसको अच्छा खासा छोड़ गई हूँ, मिट्टी लेके यहाँ से चली जाऊंगी। मेरे 2 बच्चे हैं, कौन संभालेगा? मैं क्या भरोसा करूं इन पे कि इनने क्या किया है क्या नहीं मेरे पति के साथ। एक कैदी की जेल परिसर में ऐसा बताया जा रहा है कि मृत्यु हुई है। जेल प्रशासन का कहना है कि हॉस्पिटल लेके गए थे, तो ये संभव है कि यहाँ मृत्यु हुई या हॉस्पिटल में मृत्यु हुई है, जाँच का विषय है। और परिजन इसमें आहत हैं। परिजनों की जो मांगे हैं वो अभी वो बता रहे हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। और जहाँ तक जाँच की बात है तो निश्चित रूप से निष्पक्ष जाँच होगी और पैनल जाँच करेगा। मैं अभी प्रशासन के अधिकारियों से बात करूँगा और जो भी व्यक्ति इसमें दोषी पाया जाएगा, चाहे वो जेल प्रशासन का हो या कोई और हो, तो हमारा पूरा प्रयास होगा कि उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई हो। परिजनों का आरोप है कि जो डेड बॉडी उनको देखने को नहीं दी जा रही है। नहीं, देखने के लिए लेके जा रहे हैं, वो दिखाएंगे अभी। और दूसरे आरोप भी है कि मारपीट की है या कुछ और उनको यातनाएँ दी गई हैं। अगर इस तरीके की चीज़ें पोस्टमार्टम के उसमें आएंगी, पैनल के लिए हमने कहा है, तो पैनल एक बना हुआ है शायद 3 डॉक्टरों का। तो 3 डॉक्टरों का पैनल विद वीडियोग्राफी PM करेगा और उसमें अगर इस तरीके की चोटें आती हैं तो निश्चित रूप से वो बड़ी जांच का विषय होगा और वो जांच कराई जाएगी और जो भी लोग दोषी होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। जेल में मारपीट की जाँच कौन करेगा? जेल के अंदर जो यहाँ के मजिस्ट्रेट होंगे और जिलाधिकारी महोदय से करूँगा, जो सक्षम अधिकारी होंगे वो जाँच करेंगे। खबर बदवाई से है, जहां बता दें कि गोपीगंज थाना क्षेत्र के दिव्यांग मनोज कुमार बिन ने DM शैलेश कुमार से जनता दर्शन में शिकायत की और दबंगों ने उसकी भूमि की बाउंड्री तोड़ दी। मनोज का कहना है कि पूर्व में राजस्व टीम ने पैमाइश कर कब्जा दिलाया और शिकायत पर DM ने गंभीरता दिखाते हुए तहसीलदार की निगरानी में नई टीम बनाकर दोबारा पैमाइश करने का आदेश दिया। दिव्यांग ने DM का आभार जताया है। मेरा नाम मनोज कुमार है। गांव कौन सा है? गांव पूरे टीका। क्या मामला है पूरा? मेरा जमीन खुद भूदारी ज़मीन है 62 नंबर में। मैं 62 नंबर में बाउंड्री करवा दिया हूँ, फिर भी उसमें विपक्षी पार्टी घर बनाने नहीं दिया। नेपाल द्वारा ज़बरदस्ती किया जा रहा है। नेपाल बोल रहा है रिपोर्ट नहीं लगाऊंगा, जो करना है कर लो। RDM साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया? RDM साहब ने बोल रहे हैं चलो हो जाएगा, लेकिन अभी तक 4 महीना हो गया, मेरा हुआ नहीं अभी। आज आपको क्या लगा DM साहब के? RDM साहब से उम्मीद है कि मेरा हो जाएगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ।
यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के विजन को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ 25 करोड़ नागरिकों ने बनाया है समर्थ उत्तर प्रदेश का विजन 2047। विषय विशेषज्ञ, सेवानिवृत्त IAS, IPS, वैज्ञानिक, कुलपति, प्रोफेसर, चिकित्सक एवं सेक्टोरल स्पेशलिस्ट का पैनल कर रहा है जनपद से ग्राम स्तर तक जन संवाद। तो प्रत्येक नागरिक अपने बहुमूल्य सुझाव देकर बन रहा है यूपी के विकास में भागीदार। मोबाइल से QR कोड स्कैन करें और पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। ये पोर्टल पूरी तरह निशुल्क है और 5 अक्टूबर 2025 तक खुला है। आपके सुझावों से तैयार होगा विकसित यूपी का रोड मैप और मूल्यवान सुझाव देने वाले होंगे सम्मानित। विकसित यूपी के निर्माण में बनिए सहभागी। हम मिलकर बनाएंगे आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश 2047 का समर्थ उत्तर प्रदेश। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर वाराणसी से है, जहां पुलिस की एक विवादित कार्रवाई के बाद अधिवक्ताओं ने कचहरी में हड़ताल कर दी। हड़ताल उस समय शुरू हुई जब एक अधिवक्ता के साथ पुलिसकर्मियों द्वारा कथित मारपीट की घटना सामने आई। घटना शनिवार रात की है, जब अधिवक्ता अपनी पत्नी के साथ दर्शन करने के बाद अपने आवास की ओर जा रहे थे। बताया गया है कि पुलिस ने नो एंट्री का हवाला देते हुए उन्हें रोक लिया। अधिवक्ताओं का आरोप है कि वहां तैनात पुलिसकर्मियों ने उनके साथ बेरहमी से मारपीट की और उन्हें लुलुहान कर दिया। इस मामले में पुलिस निरीक्षण के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर निलंबन भी किया गया है, लेकिन अधिवक्ताओं की मांग है कि दोषी पुलिसकर्मियों की तुरंत गिरफ्तारी हो। अधिवक्ता और उनके समर्थक पुलिस के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगा रहे हैं। खबर मथुरा से है, जहां गौशाला ट्रस्ट के नाम पर खाता खोलकर करीब 21 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले गिरोह का साइबर सेल ने भांडाफोड़ किया। बताया जा रहा है कि मुख्य आरोपी कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण के बेटे का साला है। आरोपी कमीशन के तौर पर ठगी किया करता था। बैंक मैनेजर को खाते में बड़ी रकम की भनक लगी तो अकाउंट फ्रीज कर दिया गया। बाकी 7 लाख रुपए का जब्त किए गए हैं। 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, बाकी की तलाश जारी है। ये जनपद मथुरा के साइबर थाने ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके पर ये आरोप है कि उन्होंने गो सेवा ट्रस्ट के नाम से बैंक में खाता खोला और खाते खोलने के बाद 4-6 दिनों के अंदर ही उसमें करीब 20 करोड़ से ऊपर का ट्रांजैक्शन उसमें हुआ है। उस खाते की जांच की जा रही है, उसकी जो बेनिफिशियरी खाते हैं उनकी जांच की जा रही है। इसमें और भी जो लोग सम्मिलित हैं उनके बारे में जांच की जा रही है। सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सहारनपुर के ऐतिहासिक मेले में अंधेरे की समस्या का अभी तक समाधान नहीं हुआ था कि देर रात को एक बड़ा हादसा होने से रह गया। मेले में लगाया गया एक झूला अचानक से चलते समय टूट गया, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई और झूले में बैठे करीब 2 दर्जन बच्चों में आधा बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि सभी घायल बच्चे पीर वाली गली के रहने वाले हैं। और बता दें कि झूला अचानक जोरदार आवाज के साथ नीचे गिर पड़ा, जिससे महिलाओं और बच्चों में चीख पुकार मच गई। हादसे का एक डरावना वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और हादसे के बाद मेले के ठेकेदारों ने मामले को दबाने की पूरी कोशिश की। अब ठेकेदार सफाई दे रहे हैं कि हादसे के बाद संबंधित झूला हटवा दिया गया और अन्य संचालकों से फिटनेस सर्टिफिकेटेड और मांगे गए हैं। हरियाणवी एक्टर उत्तर कुमार को गाजियाबाद पुलिस ने दुष्कर्म के आरोप में अमरोहा स्थित फार्म हाउस से गिरफ्तार किया। पीड़िता ने शालीमार गार्डन थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें दुष्कर्म, जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल और शारीरिक शोषण के आरोप लगाए थे। पीड़िता का आरोप है कि साल 2020 में एक एल्बम में काम करने के बाद से उसका शोषण हो रहा था और वह न्याय की गुहार लगाते हुए लखनऊ में आत्मदाह का प्रयास भी कर चुकी है। पुलिस पूछताछ और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
दिनांक 18 जुलाई को थाना क्षेत्र शालीमार गार्डन पे एक युवती के द्वारा एक व्यक्ति उत्तर कुमार पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए एक तहरीर दी गई थी, जिसपे तत्काल ही सुसंगत धाराओं में थाना शालीमार गार्डन पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। उक्त अभियोग की विवेचना के क्रम में आज थाना शालीमार गार्डन की पुलिस टीम के द्वारा उत्तर कुमार को हिरासत में ले लिया गया है। इस पूरे प्रकरण में पूछताछ तथा साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। मथुरा से है, जहां बता दें कि थाना महावन क्षेत्र के ग्राम हरियागढ़ी में उस समय सनसनी फैल गई जब पुराने रंजिश को लेकर आधा दर्जन के करीब लोगों ने एक युवक को गोली मार दी। गोली लगने से राजेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल भर्ती करवाया गया। इलाज के दौरान गोली ना निकलने पर चिकित्सकों ने युवक की गंभीर हालत को देखते हुए उसे निजी चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया। घटना की सूचना पर क्षेत्राधिकारी महावन भी घायल का हाल और घटना की जानकारी लेने अस्पताल पहुंचा। घायल राजेंद्र और परिजनों से मुलाकात कर घटना की जानकारी जुटाई। घटना घावगढ़ी हरिया की है और झाल के पुल पे गोली मारी है प्रेमपाल, धर्मेंद्र, बिरजू, पीतो, ये सब ने मिलके। क्यों, कारण क्या था? कारण पुरानी रेंजिस। कितने लोग थे वो लोग करीब 10 से 12 लोग थे। 4 लोग पहचान में आ गए हैं, बाकी का नाम सुबह तक पता चल जाएगा। किस तरीके की रंजिश थी, क्यों गोली मारी है? ये पुरानी रेंजिस समझ लो, पार्टनरशिप बिजनेस को लेकर। हाँ। अभी क्या स्थिति है? अभी पेशेंट को पेट में गोली लगी है, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो क्या पहले से रेकी कर रखी थी? रेकी, हाँ, पहले से रेकी कर चुकी थी। पहले 2 बार गांव में गोली चला चुके हैं। पहले भी एक FIR की हुई है थाने में इन्हीं लोगों के। और आज फिर उन्होंने दूसरा से घटना अंजाम दे दिया। हाँ। तो पुलिस क्या कर रही है इसमें? अब पुलिस का कोई एक्शन नहीं है अभी तक। ये राजेंद्र हरियागढ़ी महावन के रहने वाले हैं, जिन्होंने इनके मतलब जरिए 112 सूचना दी कि इनके 4 लोगों ने इनको गोली मार दी है। इनको तत्काल इनके घर वाले लेके जिला अस्पताल पहुंचे हैं। यहाँ से इनको रेफ़र कर दिया गया है। उनके चेस्ट में दाहिने तरफ गोली लगी है। अब उनका प्राथमिकी दर्ज करके उस पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, क्या कुछ कारण रहे, कुछ कारण सामने आ पाए अभी तक? प्रथम दृष्टया इनका कुछ जमीनी विवाद रहा है पहले से, इनके भाई वगैरह का। बाकी पहलुओं पर जांच करके जैसा जो भी तथ्य सामने आएंगे आप लोग को अवगत करा दिया। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।